हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के बेस्ट डे में आप लोगों में एक बेस्ट क्लास की तरफ मूव करके ले चलता हूं, जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा ब्लड चैप्टर का, लेकिन ये वीडियो जो मैंने देखा है काफी विश्लेषण करके कई टीचरों का अध्ययन करके और कई बुक्स से अध्ययन करके इसको मैंने अपने हाथ से तैयार किया है, और ये आपको पसंद जरूर आएगा, ये मेरा दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये ब्लड चैप्टर, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ एकदम दिल से पढ़ाता हूँ, और ये एकदम आपको दिल में उतर जाएगा। तो देखिए, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको जरूर समझ में आएगा। 5 मिनट देखिएगा तो आप मेरा हर वीडियो का इंतजार कीजिएगा, 1 घंटा का वीडियो आप मेरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ब्लड, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। जितना हेमोग्लोबिन, ये हमारे शरीर में एक हेमोग्लोबिन होता है, यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का विभिन्न भागों में क्या करता है, तो काम करता है। तो चलिए हम लोग सबसे शुरू में स्टार्ट करके देखते हैं और हम लोग रेगुलर करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले रिव्यू कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अरे ध्यान तो दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। मन लगा कर वीडियो को देखिए, आप सिर्फ देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा सर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको इनाम दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। रिव्यू कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आप जानते हैं कि ब्लड हमारा दो 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 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेल्स, सेल्स का मतलब कि रक्त कणिकाएं होती है, और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो लगभग 60% होता है, किसी किसी किताब में 55% दिया हुआ है। यह एक तरल पदार्थ होता है। यह क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें ये रक्त कणिकाएं यानी ये सेल्स जो होते हैं वो तैरते हैं। सेम टू सेम उसी तरह, जिस तरह अगर हम पानी लेते हैं और उस पानी में जो है ना कुछ चीजें तैरती हैं, उसी तरह प्लाज्मा में हमारा ये जो ब्लड कार्पस है, यानी जो सेल्स होते हैं ब्लड कार्पस, इनको कह सकते हैं आप लोग। देखिए, ये प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा कहेंगे, और ये सेल्स को हम लोग रक्त कणिकाएं कहेंगे, जो रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बनी होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे याद रखिएगा प्लाज्मा होता है और सेल्स होता है। प्लाज्मा लगभग 60% होता है, या किसी किसी किताब में 65% भी दिया हुआ है, और यह अगर 40 मान लीजिएगा, या किसी किसी किताब में 45% भी दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। और ये जो होता है तरल पदार्थ होता है, जिसमें यह तैरता है, जिसमें सेल्स क्या होते हैं, तैरते हैं। सेल्स 3 प्रकार के, मतलब रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं का मतलब होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ध्यान दीजिएगा लोग, मैं आगे सारा लिखा हुआ हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ में, थोड़ा सा 1 मिनट और आगे बढ़िए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया 40% या 45% होती है। अब इनका नाम देख ले हम लोग। तो इरिथ्रोसाइट, इसको हम लोग कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स भी कह लीजिए। तो रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इरिथ्रोसाइट। उसके बाद होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी इसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसको हम लोग 2 नंबर पे रख सकते हैं, इसको 3 नंबर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड होता है ल्यूकोसाइट, इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। वैज्ञानिक नाम होता है डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा। कहेगा डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम तो ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम तो ल्यूकोसाइट। उसके बाद होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इसको कहते हैं हम लोग प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स, हिंदी में प्लेटलेट्स कहेंगे। और ये डब्ल्यूबीसी इसको कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्लाज्मा, प्लाज्मा 2 चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीज होता है, इसमें वाटर होता है और प्रोटीन होता है। प्रोटीन लगभग 7 से 8% होता है, और वाटर आपका लगभग 90% तक वाटर होता है। और वाटर ही नहीं, इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स भी, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, खनिज लवण होते हैं, कुछ साल्ट्स की मात्रा भी इसमें होती है। वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा 2 चीजों से, वाटर और प्रोटीन।
वाटर से मिलकर बना होता है, कुछ साल्ट रहता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है, कुछ हार्मोन्स रहते हैं, कुछ वसा होती है, कुछ विटामिन होते हैं और प्रोटीन 7 से 8% होता है। और प्रोटीन्स का भी अलग अलग प्रकार होता है, एल्बुमिन, ग्लोमिन, फाइब्रोजेन और प्रोथर्बिन, जिसमें फाइब्रोजेन और प्रोथर्बिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। मैं सब आगे लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सभी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो मैंने सब चीज यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, ये सभी आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो सब कोई ध्यान से देखिएगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सब चीज एक एक करके मैं पूरा समझाऊंगा, एक एक करके मैं पूरा समझा रहा हूँ, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने लगा दिया है ऐसे कि कैसे हम लोग, ये ब्लड है तो ब्लड के बारे में लगा दिया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के कुछ एक्चुअली में देखिएगा तो रक्त के बारे में। रक्त देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारा प्रकार का होता है, जिसमें यह एक तरल संयोजी यानी बहता है, नसों में बहता है, इसीलिए इसे कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है, इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं। मनुष्य में रक्त जो होता है लगभग 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन पूछता है मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, क्योंकि बहुत सारे कारणों से उन लोगों में ब्लड कम होता है, ठीक है ना। लगभग महिलाओं में 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन एक सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड हो सकता है, ठीक है ना। कलर इसका रेड होता है, और किसके कारण, तो हेमोग्लोबिन का कारण। क्वेश्चन पूछता है किसके कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल। अगर ब्लड को टेस्ट करें तो ये थोड़ा सा नमकीन दिखाई देता है। नमकीन किसके कारण होता है, तो NaCl के कारण होता है। यदि ब्लड को आप टेस्ट कीजिएगा तो कैसा होगा, तो नमकीन होगा, यानी साल्टी होता है थोड़ा सा। और इसका पीएच मान तो सब कोई जानता है कि 7 पॉइंट कितना होता है, तो 4 होता है। ये देखिए, ये ब्लड है, ब्लड में क्या क्या चीज होते हैं, तो ये आरबीसी है ना, ये WBC है, और यहाँ पे ये प्लेटलेट्स है, दिखाई दे रहा है, ये प्लेटलेट्स है, ये सभी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे है व्हाइट ब्लड सेल, देख रहा नहीं, ये व्हाइट ब्लड सेल है, और यहाँ पे ये प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट अब आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अगर कोई कहेगा कि रक्त के कार्य क्या होते हैं, आखिर ब्लड का काम क्या होता है, तो कहिएगा कि ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, पोषक तत्वों को ले जाना, पोषक तत्वों को भी ले जाने का काम करता है, जैसे ग्लूकोज को ले जाता है, अमीनो अम्ल को ले जाता है, वसा अम्ल को ले जाता है, और रक्त में घुलना और प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, जैसे रक्त और लिपिड से जुड़ना। तो ये सभी रक्त के काम होते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना काम होता है, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले आना भी काम होता है रक्त का, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया। फिर पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे पोषक तत्व कोई भी खनिज लवणों को ले जाने का काम करता है, ग्लूकोज को, अमीनो अम्ल को, या वसा अम्ल को, या रक्त में घोलना, जो भी काम करना होता है ये इसका काम होता है, ठीक है। फिर क्या काम होता है कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना। अब जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हमारे बॉडी से निकलते हैं उनको शरीर से क्या करना होता है, तो बाहर करना होता है। जैसे उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होते हैं, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, लैक्टिक अम्ल, ये सबको शरीर से बाहर भी करना है। और उसके बाद प्रतिरक्षा का काम करना है। प्रतिरक्षा का काम का मतलब होता है शरीर को रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, रोग एकदम मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम होता है, किसका, ये रक्त का होता है, ठीक है ना। संदेश वाहक का काम करना, ये संदेश वाहक का काम करता है, मतलब CID का काम भी करता है, मतलब कि ये संदेशों को ले जाता है, ले आता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स इत्यादि को संदेश देने का भी यह काम करता है। शरीर के पीएच का नियंत्रण करना इसका काम होता है। तो देखिए रक्त का कार्य मैंने लिख दिया है, इसको उतार सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक के, ठीक है। शरीर के पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। सबसे बेस्ट पॉइंट याद रखिएगा, शरीर के ये ताप को नियंत्रित करता है। तो ये हो गया रक्त के काम। रक्त के काम क्या होते हैं, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को ले जाना, और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल रक्त में घुलना, या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, जैसे ये सब काम होते हैं।
उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने का काम करता है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल इत्यादि। प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है, शरीर का पीएच नियंत्रित करता है और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये हमारा ये सब क्या होता है, तो ब्लड का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कार्बस। तो प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, या पीले रंग का पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, तो पीले रंग का पदार्थ होता है। उसके बाद ब्लड कार्पस को कहते हैं कि रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, इसको याद रखिएगा, रक्त कणिकाएं कहते हैं। ब्लड कार्पस को हम लोग कहते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं, वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हैवी मिनरल्स होते हैं। तो वही चीज मैंने बताया है कि वाटर लगभग 90% होता है, प्रोटीन 7 से 8% होता है, हैवी मिनरल्स 1 से 2% होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद और ये ब्लड कार्पस रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होता है। थोड़ा सा आराम से समझे। ब्लड हो गया, ब्लड में दो चीजें हो गई, एक हो गया ब्लड प्लाज्मा, समझा रहा हूं बराबर कहिएगा समझ में आया। ब्लड हो गया, ब्लड में दो चीजें हो गई, ब्लड प्लाज्मा हो गया और ये ब्लड कार्पस हो गया। यानी ब्लड के दो कॉम्बिनेशन हो गए, ब्लड दो चीजों से मिलकर बन गया, ब्लड के दो पार्ट हो गए, एक ब्लड प्लाज्मा और एक हो गया ब्लड कार्पस। ठीक है ना, प्लाज्मा एक ऐसा तत्व होता है जिसमें ब्लड कार्पस तैरते हैं, जैसे कि पानी में चायपत्ती वगैरह तैरता है, तो इसको समझिएगा वैसे ही पानी जब उबालते हैं तो पानी में चायपत्ती तैरता है, उसी तरह ब्लड प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं तैरने का काम करती है। ये एक चायपत्ती की तरह होती है कार्पस। ठीक है ना, एक आकार की होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड प्लाज्मा तीन चीज, बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन तीन चीज मेन है। वाटर इसमें रहता है, प्रोटीन रहता है और हैवी मिनरल्स होते हैं। हैवी मिनरल्स का मतलब होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, माने जो भी मिनरल्स है वो रहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से ब्लड कार्पस भी, ब्लड कार्पस तीन प्रकार के होते हैं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है ना, तो ये तीन चीजों से ये बना होता है रक्त कणिकाएं। तो याद रखिए, ब्लड कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस। प्लाज्मा में बहुत सारा चीज रहता है, पानी, प्रोटीन, हैवी मिनरल्स, तो इसी में ये सब क्या होता है, जाके तैरता है। लेकिन मेन है ये ब्लड कार्पस। ब्लड कार्पस तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में बता दें तो ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन ये थोड़ा सा गहरा होता है, ग्लोबिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है और फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दो मेन चीजें होती है। तो ब्लड प्लाज्मा में दो चीजों का याद रखना है, एक फाइब्रोजेन, एक होता है फाइब्रोजेन और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो दो चीजों का याद रखना है, एक ब्लड प्लाज्मा में ये एल्बुमिन होता है, आगे काम बताऊंगा क्या होता है, ग्लोबिन होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये दो चीजें हैं, फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं, तो मदद करते हैं, याद रखिएगा। अदर ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, ग्लूकोज होता है 1%, NaCl कितना होता है 2%। ये शुरू में ही हम लोग देख चुके हैं कि ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें रहती है, वाटर रहता है, मिनरल्स होता है, तो मिनरल्स में ग्लूकोज, NaCl ये सभी चले जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझना है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में ये सब चीजें होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, जिसमें फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है ना, और इसमें ब्लड प्लाज्मा में वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अदर में ग्लूकोज और NaCl होता है। ग्लूकोज कितना होता है, तो 1% होता है, मात्रा पूछ दे तो, और NaCl पूछ दे तो कितना होता है, तो 2% होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप प्लाज्मा क्या होता है तो मैं बता रहा हूँ, रक्त प्लाज्मा या पीले रंग का पदार्थ होता है। देखिए, जिसको हम सीरम के नाम से जानते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को जब कोई बीमारी हो जाती है तो सिर्फ प्लाज्मा उसको मतलब कि पीला ब्लड सिर्फ चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड ये ऐसे पीले कलर में जो रहता है ना, वो बाजार में मिलता है। ठीक है ना, खरीदते हैं तो ये ऐसे मिलता है, ये प्लाज्मा होता है।
और इसी यह पानी की तरह होता है, समझिएगा सिर्फ पानी की तरह होता है। कभी कभी देखिएगा ना किसी इंसान को पानी चढ़ता है तो पानी एकदम पीला होता है, लेकिन प्लाज्मा नहीं होता है, वो तो दवाई मिलाया रहता है। लेकिन उसी तरह प्लाज्मा हमारा होता है बॉडी के अंदर, उसी में रक्त कणिकाएं क्या होती है तो तैरती है, ऐसे 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 करके तैरती है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, ब्लड प्लाज्मा में वाटर 90% होता है जैसे मैंने बताया है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड हार्मोन्स होते हैं, और प्रोटीन लगभग 7 से 8% होता है। ये सभी चीजें मैंने पीछे ही बता दी है, आगे मैं बताते चलता हूँ ताकि आपका बार बार रिवीजन होते चले, ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो जाए। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या हो गया, तो वाटर हो गया, बताया था मैंने, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स होते हैं, है ना, पोषक पदार्थ होते हैं, और प्रोटीन 7 से 8% होता है। और ये आपका देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको ये प्लाज्मा है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मा है आपका, ठीक है ना। प्लाज्मा के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा रक्त प्लाज्मा यह पीले रंग का तरल घटक होता है जिसमें संपूर्ण रक्त की कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती है, यानी उसमें डूबी रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का 55% है, लगभग 55 से 60% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है, इसमें ज्यादातर जल होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक प्रोटीन, खनिज, आयरन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। तो ये सब चीजों को भी आपको उतारते चलना है, वीडियो को बार बार देखना है जिससे ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक। उसके बाद देखिए ब्लड कार्पस, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड कार्पस। ब्लड कार्पस जैसे मैंने बताया है, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स एक अलग चीज होता है, ठीक है, इसको देखिएगा। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी का अगर व्यास आपसे कोई पूछ दे तो कहिएगा 12 से 17 म्यूमीटर होता है। कितना होता है, 12 से 15 म्यूमीटर होता है। और आरबीसी का कोई व्यास पूछ दे तो 7 से 8 म्यूमीटर होता है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का व्यास 12 से 15 म्यूमीटर, और आरबीसी का व्यास को कह दे तो 7 से 8 म्यूमीटर, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे आपसे, कोई पूछ दे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार जो होता है बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है, तो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव का मतलब होता है कि थोड़ा सा उब्या अवतल होता है, या थोड़ा सा, ये देखिए ये है ना, थोड़ा सा ये धंसा हुआ रहेगा, हल्का सा धंसा हुआ रहता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं बाइकॉन्केव कहते हैं। देखिए ये एकदम ऐसे रहेगा, बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे रहेगा, बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ रहेगा। तो ये कटोरी नुमा होता है। कोई पूछ देगा कटोरी नुमा भी होता है, डिस्क की तरह होता है, बाइकॉन्केव होता है ना, उभया अवतल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखने की, ऐसे इसका आकार होता है, ठीक है ना, ऐसे इसका आकार होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, ये बाइकॉन्केव होता है। इसका आकार तो आरबीसी का, कोई पूछ देगा कैसे, और एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकता है। तो कटोरी नुमा भी होता है, डिस्क की तरह होता है, ठीक है, बाइकॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, याद रखिएगा। ये डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है, अनियमित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं, इसमें भी केंद्रक नहीं। एक डब्ल्यूबीसी है जिसमें क्या होता है, तो केंद्रक पाया जाता है। आगे मैं सबको बताते चलता हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए। अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तीनों को अलग अलग करते हैं। अब तीनों को हम लोग अलग अलग, एक बार आरबीसी पढ़ेंगे, फिर एक बार डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, और एक बार प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी। देखिए ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए जो ये आरबीसी होता है ना, इसको हम रेड ब्लड कार्पस के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है, मैंने बताया है। इनकी संख्या 50 से 55 लाख होती है, याद रखिएगा। तो आरबीसी का संख्या कितना होता है, 50 से 55 लाख होता है प्रति एमएम क्यू में, प्रति एमएम क्यू में, मिलीमीटर क्यू में, यानी 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यू में होता है। मिलीमीटर में होता है, मिलीलीटर का, मिलीमीटर का मतलब होता है लगभग एक डिब्बा। एक डिब्बा में, एक डिब्बा कह रहे, एक ढक्कन इतना बड़ा, एक ढक्कन में लगभग 50 से आपका कितना, 50 से 55 लाख तक ये होता है आरबीसी, याद रखिएगा, आरबीसी होता है। और इसी आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। देखिए
रंग इसका लाल होता है किसके कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण। रंग इसका लाल होता है किसके कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण। उत्पत्ति स्थान कहिए तो लीवर में, ये लीवर में इसका उत्पत्ति होता है। कब? भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में लीवर में यह उत्पन्न होने लगता है, लेकिन जब आदमी बड़ा होने लगता है तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यानी जब जब भ्रूण यानी बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उस अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है, ठीक है ना। जब आदमी जब माँ के पेट से निकल जाता है तो ये बोन मैरो में होने लगता है, बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में होने लगता है, ठीक है ना। चलिए, आरबीसी की मृत्यु कहें तो यकृत में भी आरबीसी की मृत्यु होती है और तिल्ली यानी स्प्लीन में, ठीक है ना। स्प्लीन को हम लोग पलीहा भी बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, यानी तिल्ली को चाहे पलीहा को, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा, तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है। यकृत में भी थोड़ी बहुत मृत्यु होती है, मुख्य रूप से स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। मुख्य रूप से इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। स्प्लीन को शरीर में का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, स्प्लीन को कब्र भी कहा जाता है, आरबीसी को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और स्प्लीन को कब्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण भी यहीं पे होता है और यहीं पे बहुत ज्यादा मिलती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ये आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का कार्य देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। आरबीसी O2 के परिवहन करने के लिए हेमोग्लोबिन नामक पिगमेंट का प्रयोग करता है। अच्छा, हिपैरिन नामक पिगमेंट के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के बाहर अगर कट जाता है तो विटामिन के कारण वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर अगर ब्लड, शरीर के अंदर तो ब्लड बह रहा है ना, तो इसको जम जाना चाहिए ना। लेकिन एक हिपैरिन नामक एक हार्मोन होता है, हिपैरिन नामक पिगमेंट, हिपैरिन नामक हार्मोन के कारण शरीर के अंदर का ब्लड नहीं जमता है। शरीर के बाहर जब कट जाता है तो 4 मिनट के बाद लगभग ब्लड जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है तो जम जाना चाहिए ना। लेकिन हिपैरिन नामक हार्मोन्स के कारण यह ब्लड क्या होता है? तो नहीं जम पाता है शरीर के अंदर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हिपैरिन नामक हार्मोन के कारण ब्लड जो होता है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये आरबीसी को देख सकते हैं आप कैसा है। ये आरबीसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आरबीसी थोड़ा सा ये धंसा हुआ है, बाई कॉन्केव होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से, हेमोग्लोबिन इसका निर्माण आयरन तथा ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कहा जाए, हेमोग्लोबिन, आरबीसी अलग है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। तो हेमोग्लोबिन की अगर मात्रा कहा जाए तो 15 ग्राम पर 100 ml में पाया जाता है। 15 ग्राम पर 100 ml में पाया जाता है, यानी 100 ml में, प्रति 100 ml में 15 ग्राम क्या होता है? तो यह हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में 8 ग्राम खून है या 12 ग्राम खून है। तो 12 ग्राम खून का मतलब ये नहीं होता है कि 12 ही ग्राम खून है, इसे तो 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन 12 ग्राम कोई क्यों कह देता है? क्योंकि 12 ग्राम प्रति 100 ml में बोला जाता है उसको, कि 100 ml में 12 ग्राम है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शरीर में 12 ग्राम है, लोग मरिए जाएगा 12 ग्राम रहेगा, तो ठीक है ना। तो 12 ग्राम का मतलब होता है कि 12 ग्राम प्रति 100 ml में होता है, ठीक है ना। तो 12 ग्राम प्रति 100 ml में ये होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हेमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है और उसे 100% हेमोग्लोबिन माना जाता है। देखिए, 15 ग्राम स्वस्थ मनुष्य में होता है। जीने के लिए 5% तक आप जी सकते हैं, 5 ग्राम तक जी सकते हैं। 5 ग्राम तक थोड़ा सा ज्यादा हाफिएगा, या 5 ग्राम जब रहेगा ना ज्यादा हाफिएगा, ठीक है। 4 ग्राम होता है तब भी इंसान एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। 4 ग्राम पर ऑक्सीजन, 3 ग्राम पर ऑक्सीजन। जैसे 2 ग्राम होता है इंसान का दम टूट जाता है, क्योंकि शरीर की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है। जब शरीर की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है तो ऑक्सीजन भी काम नहीं करता है। तो 2, इसलिए 4 पर या 5 पर ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। 7 पर तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खाइएगा, दूध खाइएगा तो 7 पर रहेगा तो ब्लड अपने मन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप 3 महीना में ब्लड दान कर सकते हैं। कोई 3 महीना ब्लड बन जाता है, आप ब्लड दान भी कर सकते हैं 3 महीना 6 महीना
के अंतराल पे कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने 3 बार दान किया है ब्लड की, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, हेमो इसकी मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आपको मालूम होगा कि इसकी जब मात्रा कम होती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हेमोग्लोबिन का एक अणु ओटी के 4 अणु का वहन करता है। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का वहन करता है। एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा ये। हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का वहन करता है। हेमोग्लोबिन O2 से संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। यह हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से निर्माण करेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता की बीमारी हो जाती है। यानी जब किसी के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे एनीमिया हो जाता है। उसे हम लोग अरक्तता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यह आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से इसके बहुत सारी बीमारियां होती है। इसके अलावा बहुत सारा बीमारी होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्या बताएं, खुद हम भुगत चुके हैं इस सब बीमारी से, ठीक है ना। मतलब कि हमने आंख से देखा है इस सब बीमारी से पीड़ित लोगों को, इतना दर्द होता है, क्या बताएं आपसे। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। इससे मतलब कि रिलेशन में मतलब कि बहुत सारे लोग परेशान हुए और इससे मरे भी इस बीमारी से। कितना खतरनाक ये बीमारी होता है। तो अप्लास्टिक एनीमिया, जब रेड बोन मैरो आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाता है तो शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बाहरी देखिए मैं बताता हूँ यहाँ अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो जब रेड ब्लड सेल माने जब बोन मैरो अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण नहीं करता है तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। याद रखिएगा, जब रेड ब्लड सेल आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाता है तो उस रोग को कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन घट जाता है, इंसान मर जाता है ऑक्सीजन की कमी के बिना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया। कभी कभी हेमोग्लोबिन संरचना में बदलाव के कारण कभी कभी हेमोग्लोबिन की रचना बाइकॉन के बहन थोड़ा सा अलगे आकार की हो जाती है। तो जब अलगे आकार की हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग सिकल सेल कहते हैं। इस बीमारी में जो आरबीसी का आकार होता है जिसको गोलाकार होना चाहिए, मतलब बाइकॉनकेव होना चाहिए, टेढ़-मेढ़ हो जाता है तो हंसुआ की तरह हो जाता है। तो इसीलिए हंसुआ को अंग्रेजी में कहते हैं सिकल, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी ब्लड इंसान के शरीर में क्या होता है तो कम बनने लगता है, जिसके कारण उसको बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है ना। उसके कारण उसको बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद हेमोग्लोबिन को ये सब बता दिए। आरबीसी हंसिया के आकार का हो जाता है, किसके आकार का होता है, हंसिया के आकार का होता है, जिससे हेमोग्लोबिन का निर्माण में कमी आ जाती है, तब इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, है ना। ये बीमारी हो जाता है और निर्मित हेमोग्लोबिन को हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है, यानी सिकल सेल कहा जाता है। जब सिकल सेल हो जाता है ना, सिकल सेल बीमारी, तो हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है उसको। उसके बाद होता है पेरिनिकस एनीमिया। कभी कभी रेड ब्लड मैरो द्वारा आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाता है। कभी कभी रेड ब्लड सेल द्वारा 120 दिन जाना चाहिए ना, 120 दिन जाना चाहिए, लेकिन 120 दिन परिपक्व नहीं हो पाता है, उससे पहले ही आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिकस एनीमिया। उसके बाद सबसे डेंजर एक बीमारी आती है, सबसे डेंजर बीमारी आती है जिसको सबसे डेंजर बीमारी आती है, इसको हम लोग थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। ये थैलेसीमिया सिर्फ मेल मेल बच्चों में होता है, ये फीमेल बच्चों में नहीं होता है, मतलब लड़कियों में नहीं होता है, ये मेल बच्चों में ही सिर्फ होता है। मैंने 99% की बात कर रहे हैं, 1% हो गया तो नहीं जानते हैं हम। थैलेसीमिया आप जहां भी देखिएगा थैलेसीमिया का पेशेंट आपको ये मेल ही नजर देखने को आएगा, और ये 5 वर्ष से कम के बच्चे को होती है, बच्चों की बीमारी है। इसमें क्या होता है, बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वह बिल्कुल घट जाता है। जो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहना चाहिए वो आरबीसी मात्र 10 से 15-20 दिन, 1 महीना में मर जाता है, जिससे कि हर महीने बच्चों को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इतना दुख होता है ना, क्या बताएं हम, मतलब कि आंखों से रोना आ जाता है। लोग कहाँ से कहाँ भटकते रहते हैं। इसका बहुत सारा इलाज है लेकिन बहुत सारा कॉस्टली है, तो इसका एक सटीक इलाज नहीं है, लेकिन 80% 85% इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये सब कारण आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आरबीसी पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, आकार अनियमित होता है, कोई आकार नहीं होता है। मात्रा की बात करें तो 8000 से
मात्रा की बात करें तो 8,000 से 10,000 प्रति mm³ इसका मात्रा होता है। यह मतलब कि 8,000 से 10,000 प्रति mm³ होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, WBC को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर यही कम रहता है ना तो हमारे शरीर में क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। WBC जब कम हुआ हमारे शरीर में तो हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा होना भी जरूरी है। जब ज्यादा हो जाता है तो इसे हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ये कैंसर का एक वाहक बन जाता है, ठीक है। तो 8,000 से 10,000 प्रति mm³ होता है। अगर अनुपात कहें तो WBC 1 अनुपात ये RBC की 600 अनुपात के बराबर होता है, 1:600 होता है। कार्य इसका होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना कार्य होता है। जीवन काल की बात करें 2 से 4 दिन, अगर पुरानी रहेगी तो 2 से 4 दिन इसका जीवन होता है, न्यू रहेगा तो 12 से 15 दिन होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, 2 से 4 दिन भी ऑप्शन में हो सकता है, 12 से 15 दिन भी ऑप्शन हो सकता है। तो न्यू होगा तो 12 से 15 दिन, ओल्ड होगा तो 2 से 4 दिन, दोनों सही है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो देखिए इसके पार्ट्स होते हैं मोनोसाइट। एक नंबर पार्ट इसका याद रखिएगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा भाग होता है, WBC का सबसे बड़ा भाग होता है मोनोसाइट होता है, ठीक है ना। यह रोगाणुओं का भक्षण करता है, याद रखिएगा। WBC का सबसे बड़ा भाग होता है मोनोसाइट, ये रोगाणुओं का भक्षण करता है, यह रोगाणुओं को भक्षण करने का काम करता है, ठीक है ना। रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है, तो WBC करता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा पार्ट होता है लिम्फोसाइट। दूसरा पार्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट, दूसरा पार्ट होता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, देखिए लिम्फोसाइट ये रोगाणुओं को मारने का काम करता है। रोगाणुओं को कौन मारता है, तो लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो एक वीडियो हम देखे थे खान सर का, उसमें सर बता रहे हैं कि सबसे पहले कि अगर कोई बाहरी अगर अटैक आता है, कोई कोरोना चाहे कुछ भी आता है तो लिम्फोसाइट जगाता है। लिम्फोसाइट जो होता है ये WBC मतलब सूचना देता है, फिर लिम्फोसाइट जगता है, उसको मारता है, फिर मोनोसाइट उसका भक्षण करता है। तो ऐसे याद रखिएगा लोग कि लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है और उसके बाद मोनोसाइट उसको खाने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए लिम्फोसाइट क्या करता है, तो यह एंटीबॉडी तैयार करता है, सही बात है, एंटीबॉडी तैयार करता है, यानी यह एंटीबॉडी है, WBC एंटीबॉडी खुद है तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है ना। और एंटीबॉडी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी दो प्रकार का एंटीबॉडी लिम्फोसाइट तैयार करता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण ये इसका निर्माण थाइमस में होता है, यानी थाइमस को हम चेस्ट कहते हैं, तो याद रखिएगा। टी जो लिम्फोसाइट होता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, इसका निर्माण जो होता है वो थाइमस यानी चेस्ट में होता है, चेस्ट के बीच होता है, और इसका निर्माण होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, तो टी लिम्फोसाइट भी उसी का अंग है, इसका भी निर्माण करना ही होगा, इसका भी वही काम होगा। तो आगे डॉक्टरी में पढ़ा जाता है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि लिम्फोसाइट दो प्रकार का, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जिसमें मारने का काम कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट का काम होता है कि वह रोगाणुओं को मारने का काम करेगा। रोगाणुओं का भक्षण कौन करेगा, तो ये करेगा आपका, रोगाणुओं का भाग मोनोसाइट करता है। कौन करता है, तो ये आपका मोनोसाइट करता है, रोगाणुओं का भक्षण करता है मोनोसाइट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है, तो मोनोसाइट रोगाणुओं का भक्षण करता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट की खोज की थी फैब्रिकस ने, बी लिम्फोसाइट की खोज किसने की थी, तो फैब्रिकस ने की थी, याद रखिएगा, है ना। यह चिकन के बुरका में पाया जाता है, चिकन के बुरसा में पाया जाता है, कौन, तो ये बी लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट रोगाणुओं को मारने का काम करता है, मोनोसाइट रोगाणुओं का भक्षण करने का काम करता है, याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट रोगाणुओं को मारेगा और मोनोसाइट रोगाणु को क्या करेगा, तो खाएगा, यानी भक्षण करने का काम करेगा, तो वो भक्षणकर्ता कहलाता है और ये मारणकर्ता कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से न्यूट्रोफिल भी होता है WBC में। और क्या होता है, तो WBC में न्यूट्रोफिल भी होता है, इसके द्वारा रोगाणुओं को क्या किया जाता है, तो नष्ट किया जाता है। तो रोगाणुओं को नष्ट दो तरीका से आप कर सकते हैं, रोगाणुओं का आप दो तरीका से नष्ट कर सकते हैं। एक तो आप रोगाणुओं का भक्षण कर सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सब समझा दिया। एक तो रोगाणुओं का भक्षण होता है, एक तो रोगाणुओं का भक्षण होता है न्यूट्रोफिल के द्वारा, दूसरा रोगाणुओं का भक्षण किया जाता है किसके द्वारा, तो भक्षण किया जाता है मोनोसाइट के द्वारा, और ये रोगाणुओं को मारने का काम करता है कौन, ये न्यूट्रोफिल, याद रखेगा।
उसके बाद बेसोफिल होता है, इसके द्वारा हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण किया जाता है। देखिए ध्यान से, बेसोफिल क्या करता है, तो बेसोफिल हिपेरिन नामक यौगिक का निर्माण करता है जो शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। तो यही हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बेसोफिल में होता है, याद रखिएगा। हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बेसोफिल में होता है। हिपेरिन एंटी ग्लूकोजन इसको कहा जाता है। उसके बाद होता है इसिनोफिल। इसिनोफिल इसके द्वारा एलर्जी संबंधी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसिनोफिल में क्या किया जाता है, इसके द्वारा एलर्जी संबंधी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो आपका इसिनोफिल में क्या किया जाता है, तो एलर्जी संबंधी बीमारियों को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। उसके बाद ल्यूकोसाइट। देखिए, जब रक्त में असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ जाती है, देखिए कैंसर क्या कहलाता है, कैंसर का मतलब होता है कोशिका का वृद्धि होना। कोई भी कैंसर जब एक जगह पर रहेगी, जब बढ़ना शुरू कर देगी, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ना शुरू कर देगी, उसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर को रोकने के लिए कैंसर बना उसको कीमोथेरेपी किया जाता है या बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसी तरह जब WBC की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ने लगेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो उसे हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। इसी को ल्यूकीपेनिया के नाम से जानते हैं, सामान्य रूप से इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकेमिया को। तो इसको आपको याद रखना है। तो जब WBC की संख्या नियंत्रण से बढ़ने लगती है, जिसके कारण RBC का निर्माण बंद हो जाता है। तो जब WBC की मात्रा बढ़ने लगेगी, तो RBC का निर्माण होना बंद हो जाएगा। यह स्थिति ल्यूकेमिया के नाम से जानी जाती है। इसे साधारण भाषा में ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। शरीर में कैंसर उत्पन्न होने का कारण ऑनऑक्जेन का सक्रिय होना माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग रक्त बीमाणु के बारे में पढ़ते हैं। अब तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो रक्त बीमाणु के बारे में पढ़ते हैं। अब दो चीज खनिया लिए हम लोग, एक नंबर तो RBC खत्म हो गया, दूसरा WBC खत्म हो गया। तीसरा जो पार्ट होता है रक्त बिम्बाणु या प्लेटलेट्स है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको रक्त बिम्बाणु के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये रक्त ये RBC है, ये हमारा ये व्हाइट ब्लड सेल, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये रक्त बिम्बाणु है, ये रक्त बिम्बाणु है। ये प्लेटलेट्स है, यानी रक्त बिम्बाणु है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्लेटलेट्स को हम लोग रक्त बिम्बाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी औसत संख्या 2.5 से 3 लाख होती है। यानी दो नंबर पे ये आता है। एक नंबर पे आता है RBC, दूसरा होता है दूसरा आपका आ जाएगा प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, और तीसरा आ जाएगा आपका WBC। तो WBC आपका 8,000 से 10,000 होता है, आपको पढ़ाए हम। और ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख से, और ये होता है 50 लाख से 55 लाख। ये कितना होता है, तो 50 लाख से 55 लाख प्रति MMQ होता है, ये प्रति MMQ होता है। तो इसी तरह ये होता है, ये दो नंबर, ये 2.5 लाख से 3 लाख प्रति MMQ होता है। तो दो नंबर पे ये आता है। तो याद रखिएगा, एक नंबर पे हमारा आएगा, एक नंबर पे आएगा हमारा RBC होता है 50 से 55 लाख प्रति MMQ। WBC बिल्कुल कम होता है, 2 नंबर पे आता है, इसका अनुपात 1:600 हो जाता है WBC का, ठीक है ना। और उसके बाद आता है रक्त बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को चाहे प्लेटलेट्स को, ये बात एक ही है। तो इनकी संख्या 2.5 लाख से 3 लाख प्रति MMQ होती है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का ही होता है। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है, अर्थात रक्त को जमने में मदद करता है, ठीक है ना। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है, यह रक्त को गाढ़ा बनाता है। कभी कभी रक्त इतना गाढ़ा हो जाता है कि नसों में नहीं दौड़ पाता है, तो इसके कारण ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। डेंगू की बीमारी में शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, इसीलिए मरीज को बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है, ठीक है। डेंगू में यही गिर जाता है। डेंगू में क्या होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स ही बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसके कारण जो है ना, रोगी को अलग से प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत होती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए।